नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान की इकाई 2, जिसका नाम है रेशों से वस्त्र तक, इसके बारे में बताऊंगा। इस पाठ में हमको जो मुख्य बिंदु बताए जाएंगे वो कुछ ऐसे हैं। देखिए, पहला बिंदु है पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। दूसरा है ऊन प्रदान करने वाले जंतु। तीसरा, ऊन तैयार करने की विधि। चौथा है रेशम कीट का जीवन चक्र, रेशम प्राप्त करना। आखिरी है दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। इन सब के बारे में हम जानेंगे। देखिए, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं रेशे क्या होते हैं, पादप रेशे क्या होते हैं या जंतु रेशे क्या होते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देखिए, पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त रेशे। अब देखिए, पौधे से जो रेशे प्राप्त होते हैं, जैसे कपास। कपास के पौधे से जो रेशा प्राप्त होता है उसे हम रुई कहते हैं। ठीक। पटसन या सनई के पौधे से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें हम जूट कहते हैं। तो ये क्या हो गए, ये एक तरह के पादप रेशे हो गए। ठीक, ये देखिए लिखा है पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे पादप रेशे कहलाते हैं। अब कपास के पौधे के बिनौले से रुई मिलता है तथा पटसन या सनई के पौधों के तनों से क्या मिलता है, जूट मिलता है। ठीक, ये हो गए पादप रेशे। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? कपास के रेशों का उपयोग जो होता है वो कागज, सूती वस्त्र, चादर, पर्दे आदि सब बनाने में होता है। वहीं जूट के जो रेशे होते हैं उनसे क्या बनता है, रस्सी, बोरी, दरी आदि बनाए जाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जो जंतु रेशे होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जांतव रेशे कहते हैं। अब इनमें देखिए, ऊन हमको किससे मिलता है, जंतु से मिलता है। रेशम जो है, रेशम भी एक रेशम का कीड़ा होता है, उससे मिलता है। ठीक। तो ये ऊन और रेशम क्या हो गए, जंतु रेशे, क्योंकि ये हमें जंतु से मिलते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ होता है? देखिए, ऊन का उपयोग कहाँ होता है? ऊन का उपयोग हम क्या करते हैं, स्वेटर तथा गर्म कपड़े बनाने में करते हैं। जबकि रेशम के धागों से रेशमी वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक। अब आगे देखिए, ऊन प्रदान करने वाले जंतु, ये भी पता ही होगा। ऊन ऊन प्रदान करने वाले जंतु, देखिए भेड़ तो जानते ही हैं। भेड़ जो होता है उसकी त्वचा के ऊपर जो बाल जमते हैं, उन्हीं बालों से हम क्या करते हैं, उन्हीं बालों से हम ऊन बनाते हैं। ठीक। हाँ, कुछ और भी जानवर हैं, जैसे जो और कुछ जानवर हैं भेड़ के अलावा, जिनके रोए होते हैं, मतलब अधिक मात्रा में होते हैं, उनसे भी ऊन बनाए जाते हैं। जैसे याक हो गया, ऊँट हो गया, बकरी, इन सब के शरीरों पे जो बाल होते हैं उनसे भी बनते हैं ऊन। ठीक है। और इन ऊन का हम क्या करते हैं, गर्म कपड़े बनाने में, स्वेटर बनाने में इनमें इस्तेमाल करते हैं। ऊन का इस्तेमाल तो यही है ना। देखिए, भेड़ तो हमको पता ही है। भेड़ तो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर हर जगह दिख जाते हैं। हम्म। अब ये देखिए, याक का ऊन तिब्बत और लद्दाख में प्रचलित है। जो याक जानवर होता है ये तिब्बत और लद्दाख जैसे इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो वहाँ इनका ऊन निकाला जाता है, वहाँ पे ये ज़्यादा प्रचलित हो जाते हैं। अब वहीं ये देखिए, देखिए ये मुख्य बिंदु है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जिन वास स्थानों पर बालों से ढके जो जंतु पाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं तो हमारे यहाँ भेड़ अक्सर मिल जाते हैं। वहीं लद्दाख, तिब्बत, यहाँ सब पे क्या, याक पाए जाते हैं। ठीक। तो जिस जगह पे जो भी जंतु ऐसे पाए जाते हैं जिनके शरीर पे बाल अधिक हों, तो वहाँ उन्हीं जंतुओं के रेशों से ऊन प्राप्त किया जाता है। तो उन्हीं जंतुओं के वो जो बाल होते हैं, उन्हीं बाल को निकाल के हम ऊन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही देखिए, उदाहरण में दिया है, जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली अंगोरा बकरी से
अंगोरा ऊन तथा कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन की सालें बनाई जाती हैं। ठीक, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में अंगोरा बकरी होती है, उससे अंगोरा ऊन निकलता है, और कश्मीरी बकरी जो होती है उससे पश्मीना ऊन निकलता है, और उसी पश्मीना ऊन से पश्मीना सालें बनाई जाती हैं। ठीक, ये बहुत महंगी बिकती हैं, पश्मीना सालें बहुत महंगी होती हैं। ठीक, ऐसे दक्षिणी अमेरिका में लामा और एल्पेका, ये दो नाम है। हमें दक्षिणी अमेरिका में लामा और एल्पेका नामक जंतुओं से ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक, जहाँ जैसे जो जानवर मिल जाए जिनके शरीर पे बाल अधिक होते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करके हम ऊन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब ये देखिए, यहाँ ये जानवर देखिए, घने बालों वाली भेड़ है ये। ठीक, ये देखिए याक है दक्षिणी अमेरिका में, ओ सॉरी, दक्षिणी अमेरिका में नहीं, याक कहाँ मिलता है? पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे हमारा तिब्बत लद्दाख ये सब होगा ना, याक वहाँ मिलता है। ऊँट हमने देखा ही होगा, अक्सर कहीं भी मिल जाते हैं। ऐसे ही ये देखिए, ये है लामा। लामा ये मिलता है वहाँ दक्षिणी अमेरिका में। बकरी भी हमने देखा ही है, अंगोरा बकरी ये जम्मू कश्मीर में है। अल्पेका ये भी दक्षिणी अमेरिका में मिलता है। ठीक, ये ऐसे जानवर हैं, इन सब से ऊन निकाला जाता है, इन सब की रोएं से ऊन निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, ऊन तैयार करने की विधि। अब देखिए, रोएं तो हम जानवर के शरीर से निकाल लेते हैं, लेकिन उसको ऊन, जो ऊन क्या होता है, ऊन दुकानों पे देखा होगा आपने, दुकानों पे मिलता है, या जिन ऊनों के स्वेटर बुनते हैं वही तो ऊन होते हैं। तो रोया तो ऊन जैसा नहीं दिखता ना, उस रोए को बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, बहुत सारे तरीकों को अपना के तब ऊन की तरह उसको बनाया जाता है। तो वही हमको देखना है कैसे बनते हैं वो। अब देखिए इसमें ये क्या लिखा है, आपने महसूस किया होगा कि सिर के बालों की अपेक्षा शरीर के रोए अधिक मुलायम होते हैं। ये तो हमको पता ही, हमारे सिर के बाल जो होते हैं वो थोड़ा कड़े होते हैं, जबकि हमारे हाथों में जो रोए होते हैं वो बहुत मुलायम होते हैं। तो ऐसे जानवरों की भी होते हैं, जानवरों में भी जो उनकी दाढ़ी होती है, जो रोए निकलते हैं मुंह के पास, वो कड़े होते हैं, लेकिन जो शरीर पे रोए होते हैं वो उनकी अपेक्षा मुलायम होते हैं। इसीलिए उन्हीं रोए को निकाल के हम लोग ऊन का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें है, अधिक मुलायम, पतले एवं हल्के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह भेड़ के रेशे भी दो प्रकार के होते हैं। पहला दाढ़ी के रूखे बाल, दूसरा त्वचा पर स्थित तंतुरूपी मुलायम बाल। ठीक, तो वही त्वचा पे जो बाल होते हैं वही उन्हीं का प्रयोग करके हम ऊन बनाते हैं। ठीक, अब भेड़ पालन और प्रजनन। देखिए भेड़ तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे चरवाहा होते हैं जो भेड़ों को चराते हैं। वो लोग भेड़ पालते हैं, फिर कुछ दिन तक भेड़ पालते हैं, खिलाते हैं। देखो भेड़ क्या होता है, भेड़ शाकाहारी होता है। यहाँ लिखा भी है, भेड़ क्या होती है, शाकाहारी जानवर है ये। ठीक, क्या करते हैं, ये घास और पत्तियाँ खाना पसंद पसंद करते हैं। क्या खाते हैं, घास पत्तियाँ खाते हैं, शाकाहारी जानवर होते हैं। अब यहाँ देख लिए, सामान्यतः जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पहाड़ी क्षेत्रों अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात के मैदानी भागों में गड़ेरियों द्वारा भेड़ के झुंड पाले जाते हैं। तो भेड़ के झुंड कहाँ कहाँ पाले जाते हैं, ये कुछ जगहें दी हैं, ये जगह को आप लोग अपने दिमाग में याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में इसको रखिएगा ये बातें। ठीक, तो इस तरह भेड़ पाले जाते हैं गड़ेरियों द्वारा। भेड़ शाकाहारी होता है, घास और पत्तियाँ खाना पसंद करते हैं। ठीक, हाँ कुछ कभी कभी इन्हें चारे के अतिरिक्त दाल, मक्का, ज्वार तथा खली आदि भी खिलाते हैं। अब क्यों खिलाते हैं, भेड़ की रेशों की गुणवत्ता उनके पोषण, जलवायु तथा उचित देखभाल पर निर्भर करती है। जैसे क्या होता है, इंसान जब अच्छा खाता है, हम लोग क्या है, हम लोग जब अच्छा खाते हैं तो हमारा शरीर और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। तो उसी प्रकार जब भेड़ अच्छा खाएंगी, बढ़िया पौष्टिक भोजन लेंगी, तो वो स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो उनके जो रोए हैं, वो जो
बाल हैं वो और अच्छे होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भेड़ की कुछ नस्लों के शरीर पर घने बाल होते हैं जिनसे बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाली ऊन प्राप्त होती है। जब भेड़ की नस्ल अच्छी होती है तो उनके जो बाल होते हैं वो अच्छी गुणवत्ता वाले होते हैं, और जब बाल अच्छे होंगे तो ऊन की जो गुणवत्ता होगी वो भी अच्छी होगी। ऐसी भेड़ों का उपयोग अच्छी नस्ल की भेड़ों को जन्म देने के लिए भी किया जाता है। अब उन्हीं नस्ल के जो भेड़ अच्छी नस्ल के भेड़ें होती हैं उनका उपयोग हम अगली नस्ल को पैदा करने के लिए भी उनका इस्तेमाल करते हैं। नस्ली भेड़ों को जन्म देने के लिए जनक के रूप में इनके चयन की प्रक्रिया को वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ठीक, अब देखिए नीचे एक सारणी दी है, तालिका दिया हुआ है, इसमें क्या क्या ये है देखिए। यहाँ पे लिखा है नस्ल का नाम भेड़ की। अब देखिए भेड़ की नस्ल का नाम है, ठीक, किस राज्य में पाई जाती हैं, यानी हमारे हमारे भारत देश में किस राज्य में ये नस्ल पाई जाती है, और ऊन की गुणवत्ता या ऊन का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है वो बताया गया है। देखिए पहला क्या है, बकरवाल। ये कहाँ पाया जाता है, ये जो बकरवाल है ये कहाँ पाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में। क्या काम आता है, ऊनी शाल बनाने के लिए। रामपुर बुशायर, ये उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भूरे ऊन वाले कंबल कंबल के लिए प्रयोग होते हैं। नाली या नली, कुछ भी कह सकते हैं, तो नली भी कह सकते हैं, नाली भी कह सकते हैं। ये भी एक प्रजाति है, एक नस्ल है। कहाँ, राजस्थान पंजाब हरियाणा में पाया जाता है। गलीचे के लिए होता है। लोही राजस्थान पंजाब में पाया जाता है। ऊनी वस्त्र के लिए होता है। मारवाड़ी गुजरात में पाया जाता है। मोटी व रूच ऊन कंबल के लिए होता है। पाटनवाड़, ये गुजरात में होता है, होजरी के लिए होता है। ठीक, अब देखिए आगे क्या है, भेड़ के रेशों को ऊन में संसाधित करने के विभिन्न चरण। संसाधित मतलब देखिए, अब भेड़ से रेशे तो रोए तो मिल गए, अब उसको ऊन का रूप कैसे देंगे, क्या क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, उसी को कहते हैं क्या, संसाधित। ठीक, देखिए इसमें पहला चरण क्या होता है, भेड़ के बालों की कटाई। तो सबसे पहले उन भेड़ों के शरीर से जो उनके रोए होते हैं उनको हम उन उनके शरीर से निकाल लेते हैं। जैसे हम लोग दाढ़ी बनवाते हैं ना, मशीन होती है एक ट्रिमर जिसको बोलते हैं, वो मशीन होती है ऐसे, नाई जो होता है वो दाढ़ी पे लगाता है और हमारा बाल कट जाता है। बस ऐसी ही कुछ मशीनें भी आती हैं जिनसे भेड़ों के बाल उनके शरीर से अलग कर दिए जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें हैं जो देखते हैं। जब पाली गई भेड़ के शरीर पर बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है। ठीक, अब उतारने के लिए चाहे कैंची से काट के उतारा जाए, चाहे किसी वो ट्रिमर वाले जैसे मशीन होते हैं उनको लगा के उनका इस्तेमाल करके उतारा जाए। अब देखिए इसमें क्या है, हम्म क्या, अब यहाँ ये सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि ऊन के रेशों के लिए भेड़ों की बालदार त्वचा को उतारने में उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता। आपने कभी सोचा है कि जो जब हम बाल काटते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता, या हम भी जब बाल कटाते हैं तो हमको दर्द नहीं होता। ठीक, तो इसका कारण क्या है, देखिए इसका क्या कारण है कि त्वचा की सबसे ऊपरी वाली परत अधिकांशतः मृत कोशिकाओं से बनी होती है। मृत कोशिका, जब कोशिका मृत है तो उसमें दर्द और कष्ट जैसी कोई चीज़ होगी नहीं, इसीलिए हमको बाल कटाने में दर्द नहीं होता, या भेड़ों से हम जब ऊन निकालते हैं तो भी उनको दर्द
या कष्ट नहीं होता। और साथ ही भेड़ के बाल फिर उगाते हैं। ठीक, बाल जैसे काट लिए, क्या होता है, हम बाल काट लेते हैं ना, छिलवा लेते हैं, कटवा लेते हैं, फिर बाल बड़ा हो जाता है। वैसे भेड़ों के भी होता है, बाल कट जाते हैं एक बार, फिर खाते पीते हैं, पौष्टिक आहार लेते हैं, फिर बाल बड़े हो जाते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा भी है, ठीक वैसे ही हमारे बाल जिन्हें कटवाने में कष्ट नहीं होता तथा कटवाने के बाद पुनः उगाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो दूसरा चरण, अभिमार्जन। अब देखिए ये क्या होता है। कटाई के बाद रेशों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गर्द निकल जाए। जैसे उसमें उन रेशों में बाल तो काट के अलग कर लिए, उनको पानी के टंकियों में डालकर अच्छे से धोते हैं, ताकि उनमें जो गंदगी हो, जो चिकनाई हो, जो धूल भरी हो, वो निकल जाए। इसी प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं, या यह क्रिया अभिमार्जन कहलाती है। तीसरा चरण देखते हैं, छटाई। छटाई क्या क्या छांटते हैं इसमें, देखिए इसमें छांटते हैं अभिमार्जन के बाद जब छटाई का काम आता है, तो इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। ठीक, यही छटाई होता है। मतलब कई तरह के रेशे, छोटे, बड़े, भारी, हल्के, चिकने, ऐसे इस तरह से अलग अलग उनको कर लिया जाता है। उन रोयों को, रेशों को अलग कर दिया जाता है। ठीक, चौथा चरण देखिए, कताई। चौथा चरण है कताई। अब मार्जन हो गया, छटाई हो गया। अब देखते हैं, अब मार्जन से प्राप्त रेशों को सुखा लिया जाता है। देखिए क्या किए, अब पानी में, अब मार्जन किए, पानी में धोए, उसके बाद छटाई किए। अब सुखाने के बाद, छटाई करने के बाद सुखा लिए, सुखाने के बाद इस प्रकार प्राप्त छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई की जाती है। ठीक, अब उनको ऊन के धागों के रूप में बदलने की प्रक्रिया शुरू की जाती है, कताई का मतलब। और रंगाई। रंगाई से मतलब होता है कि विभिन्न विभिन्न रंगों के ऊन बनाना, उनको रंग कर विभिन्न विभिन्न रंगों के ऊन तैयार करते हैं। प्रायः क्या होता है, भेड़ों अथवा बकरियों से प्राप्त रेशे प्रायः काले, भूरे अथवा सफ़ेद रंग के होते हैं। विविधता पैदा करने के लिए इन रेशों की विभिन्न रंगों में रंगाई की जाती है। ठीक, इसीलिए वो रंग बिरंगे ऊन हमको दिखाई देते हैं ना, कई रंग में। ऊन भेड़ों से तो ऊन या तो भूरे होंगे, या काले होंगे, या सफ़ेद होंगे, इन्हीं रंगों में मिलते हैं। लेकिन ऊन तो हमें कई रंग में मिलते हैं। तो कई रंग में मिलने का कारण यही है कि उन धागों को कताई करने के बाद रंग दिया जाता है कई अलग अलग रंगों में। फिर उन उसके बाद अगली प्रक्रिया क्या है, अगला चरण क्या है, ऊनी धागा बनाना। अब देखिए, उनको रंग लिया गया, उनके धागों को रंग लिया गया। अब उसके बाद उनको एक सुलझा कर, मतलब एकदम सीधा करके, रंगाई के पश्चात इन धागों को सुलझाकर सीधा किया जाता है और फिर लपेटकर उन्हें धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को काटकर स्वेटर की बुनाई वाले ऊन में और अपेक्षाकृत छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्रों की बुनाई में प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये ऊन का हमारा लच्छा या गोला तैयार हो गया है। ठीक, ऊन बन गया हमारा। कुछ और भी जानते हैं, देखिए लिखा ना, कुछ और भी जाने। अब इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको देखिए। ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यानी ये हमारे देश में बहुत से लोग ऊन का उद्योग करके अपना जीवन यापन करते हैं, अपना खर्चा पानी चलाते हैं। ठीक, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित हो जाते हैं। कौन सा जीवाणु, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु से संक्रमित हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद एक घातक रुधिर रोग। अब ये देखिए, एंथ्रेक्स जो जीवाणु है, ये क्या करता है, एक रुधिर रोग पैदा कर देता है कुछ समय बाद, जिसको क्या कहते हैं, सोर्टर्स रोग। ये देखिए,
शॉर्टर स्ट्रोक के रूप में दिखाई देने लगता है। किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा ऐसे जोखिम को झेलना व्यावसायिक संकट कहलाता है। अब जब कारीगर बीमार होने लगेंगे, तो कारीगर बीमार होगा तो फिर कुछ दिन बाद वो काम नहीं कर पाएगा ना, तो इससे क्या होगा, व्यावसायिक संकट हो जाएगा। जब आदमी काम करने वाले नहीं मिलेंगे तो ऊन कैसे बनेगा, तो संकट आ जाएगा उस ऊन के उद्योग पे। अब देखिए, भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त किया जाता है। तो भेड़ों की संख्या के आधार पे भारत विश्व का तीसरा देश है जहाँ सबसे अधिक भेड़ पाए जाते हैं। पहला चीन है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, रेशम रेशम जानते ही हैं, रेशम के कपड़े बनते हैं जिनको रेशमी कपड़े कहते हैं। रेशम के धागे आते हैं, रेशमी धागे के नाम से जानते हैं हम उन्हें। तो ये रेशम आता कहाँ से है? रेशम आता है रेशम के कीड़ों से। रेशम के जो धागे बनते हैं वो रेशम के कीड़ों से बनते हैं। अब रेशम क्या है, देखिए देखते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट के कोकून से प्राप्त होता है। कोकून या कोया, इसको कोया भी कहते हैं। रेशम का आविष्कार चीन देश में हुआ था। चीन वर्तमान समय में भी विश्व का सर्वाधिक रेशम उत्पन्न करने वाला देश है। भारत भी व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक, विश्व का लगभग 13% रेशम उत्पन्न करता है। चीन पहले स्थान पे है और भारत पूरे विश्व में जितना रेशम बनता है उसका 13% पैदा करता है। ठीक, अगर देखिए जैसे विश्व में 100 किलो रेशम बनता है, पूरी दुनिया मिला के 100 किलो रेशम बनाती है, तो उसमें से 13 किलो रेशम, 100 का 13% कितना हुआ, 13 किलो, तो 13 किलो भारत बनाता है। ठीक है, ऐसे समझिए इसको। अब देखिए क्या है, हाँ, रेशम के जो धागे होते हैं उनकी खासियत क्या है ये भी थोड़ा जान लीजिए। रेशमी वस्त्र हल्के, चिकने, मजबूत, टिकाऊ तथा आकर्षक होते हैं, तो ये इनकी विशेषता होती है। आगे देखिए, हाँ एक चीज़ ये देख लीजिए, ये देखिए जो ये रेशम का कीड़ा है, रेशम के कीट जिनको कहते हैं, देखिए दोनों हैं, ये नर है, ये मादा है। देखिए नर वाला कीड़ा जो होता है रेशम का, वो मादा की अपेक्षा छोटा होता है। मादा रेशम कीट थोड़ा नर से बड़ी होती है। ठीक है, चित्र में दिख रहा ना, तो ऐसे ही होता है। अब ये कहाँ होते हैं, रेशम के कीट का शुरुआत होता है शहतूत की जो पत्ती होती है वहीं से। पत्तियों, ये रेशम के कीड़े जो मादा होती है वो पत्तियों का जो नीचे वाला भाग होता है उस पर अब अंडे दे देती है, वो अंडे उसी पे चिपक जाते हैं और बड़े होके फिर ये रेशम के कीट उन्हीं रेशम के पत्तियों को खाते भी हैं। ठीक है, ये देखिए रेशम का कीट कैसा होता है, ये देखिए ऐसे ही होता है। जब इनका विकास शुरू होता है तो ये ऐसे ही हो जाते हैं। ठीक, रेशम कीट का जीवन चक्र क्या है, रेशम कीट का जीवन चक्र देखिए, रेशम कीट शहतूत, अरंडी, ओक इत्यादि के पेड़ों पर पाले जाते हैं। देखिए शहतूत, अरंडी और ओक ऐसे और पेड़ों पे ये पाले जाते हैं। अब ये होता है कैसे, शुरुआत होती है इनकी, क्या होता है, जो मादा कीट होती है, अभी ऊपर देखें चित्र में ना, वो मादा रेशम कीट होता है, वो अंडे देती है और वो ऐसे शहतूत के जो पत्तियां होती हैं इनके नीचे वाले भाग पे चिपक जाते हैं। ठीक, निचली सतह पे चिपक जाते हैं। अब इन अंडों से सफ़ेद रंग के लार्वा निकलते हैं। वो जो अंडे होते हैं उनसे लार्वा निकलते हैं। लार्वा लगभग ऐसे ही होता है, देखिए यहाँ एक चित्र दिया है लार्वा का, ये देखिए नीचे, ये जो लार्वा का चित्र है ये, इसी को लार्वा कहते हैं। ठीक, तो उन अंडों से ये लार्वा निकलते हैं। अब लार्वा जब निकलते हैं इन्हीं को कैटरपिलर, झिल्ली, लार्वा जो भी, ठीक है, कैटरपिलर भी कहते हैं, झिल्ली या लार्वा भी कहते हैं। अब ये पेड़ की जो कोमल पत्तियों को खाते हैं, ये जो शहतूत की पत्ती होती है ना, ये इन्हीं को ये खाते भी हैं।
ठीक, इन्हीं पे अंडे भी चिपकते हैं और जब ये लार्वा बन जाते हैं तो इन्हीं पत्तियों को खाते भी हैं और खाते खाते 4 से 6 हफ्तों में ये वृद्धि करके थोड़ा बड़े हो जाते हैं। ठीक, रेशम के कीट लार्वा की एक, अब इनके अंदर एक विशेष प्रकार की ग्रंथि होती है। देखिए, रेशम कीट के लार्वा में एक विशेष ग्रंथि होती है जिसे रेशम ग्रंथि कहते हैं। इन्हीं के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको रेशम ग्रंथि कहते हैं। ठीक, इस ग्रंथि से अत्यंत महीन लसदार पदार्थ स्रावित होता है जो प्रोटीन युक्त होता है। मतलब इनके अंदर से जो पदार्थ निकलता है वो प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है और लसदार होता है। अब लार्वा अंग्रेजी की संख्या 8 के आकार में आगे पीछे की ओर गति करते हुए अपने चारों ओर इस लसदार पदार्थ को लपेटता जाता है, जो हवा के संपर्क में आने से सूखकर रेशम के रेशों में बदल जाता है। इसी बीच लार्वा प्यूपा के रूप में प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। अब देखिए क्या होता है। अब लार्वा से जो पदार्थ निकलता है तो पदार्थ ऐसा होता है ना, जैसे मकड़ी देखा है आपने, वो जाला बुनती है, तो उसी प्रकार इस जो पदार्थ रेशम के लार्वा से निकलता है वो भी कुछ एक फिक्स आकार में, एक निश्चित आकार में ही लपेटता जाता है। तो उससे एक खोलनुमा, रेशेदार खोलनुमा बहुत सारे धागे बन जाते हैं और वो उन्हीं के अंदर पैक हो जाता है। ये लार्वा उसी के अंदर पैक हो जाता है। तो जब पैक हो जाता है तो उसी को कहते हैं लार्वा का प्यूपा में बदलना। इसी बीच लार्वा, ये देखिए यहाँ लिखा ना, लार्वा प्यूपा में रूपांतरित हो जाता है। अब ये प्यूपा में रूपांतरित हो गया। ठीक, रेशम के रेशों से लिपटे हुए प्रत्येक प्यूपा एक सफ़ेद गोलाकार संरचना में बंद हो जाते हैं। अब ये प्यूपा में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर ये एक सफ़ेद कलर का कहिए, किसी भी कलर का सफ़ेद ही होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इसी के अंदर पैक हो जाते हैं। फिर वो ऐसे वो लपेटता जाता है ना पदार्थ से, फिर वो हवा के संपर्क में आते हैं और फिर जब अपने ऊपर ऐसे ही लपेटता जाता है तो ये लार्वा उसी के अंदर रह जाता है और ये पैक हो जाता है एकदम। इन प्यूपा युक्त गोलाकार संरचनाओं को कोया या कोकून कहते हैं। अब जब वो पैक हो जाता है तो इसको फिर क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है कोया या कोकून। ठीक, कोकून के भीतर ही प्यूपा विकसित होकर वयस्क रेशम कीट में बदल जाता है। अब इसी के अंदर वो एक बड़ा सा रेशम का कीड़ा बन जाता है और जब इसका पूर्ण विकास हो जाता है तो ये रेशम का कीड़ा इस खोल को या इस कोया को, कोकून को काट के खोल देता है और फिर बाहर निकल जाता है। ये देखिए, काट के खोलेगा फिर ये रेशम का कीड़ा बाहर निकल जाएगा और फिर इसका क्या होगा आगे, फिर कुछ समय बाद यही कीड़ा जाके अंडे देगा, फिर वो पत्ते पे चिपकेगा और फिर ये ऐसे लार्वा बनेगा, फिर ये ऐसे यहाँ कोया आएगा, फिर ऐसे, तो ये ऐसे रेशम कीट का जीवन चक्र ऐसे चलता रहता है। ठीक, चलिए ये तो जीवन चक्र हो गया रेशम कीट का। आगे बढ़ते हैं, रेशम कीट पालन। अब रेशम कीट पालन क्या है, देखिए रेशम कीट पालन, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। अब इसमें ये दोनों नाम याद रखिएगा, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। रेशम कीट को पालना ही सेरीकल्चर कहलाता है या रेशम उद्योग को ही सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक, भारत का प्रमुख सेरीकल्चर केंद्र कर्नाटक के मैसूर तथा बेंगलुरु में। इनके अतिरिक्त कर्नाटक के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा असम में भी रेशम का उत्पादन होता है। उत्तराखंड में नैनीताल तथा हल्द्वानी भी रेशम कीट पालन में अग्रणी हैं। अब देखते हैं आगे पालन में होता क्या है। देखिए क्या होता है, देखा आपने कि रेशम के कीट होते हैं, ठीक, उनको शहतूत के पेड़ों पे छोड़ देते हैं। शहतूत के पेड़ों पे वो कीट, मादा कीट होती है, तो वो क्या करती है, अंडे देती है और रेशम के पत्तों पे चिपक जाते हैं। अंडे पत्तों पे चिपक जाते हैं, उनसे क्या होता है, लार्वा निकलता है। ठीक, लार्वा क्या करता है, लार्वा फिर लार्वा के अंदर एक
रेशम ग्रंथि नाम की एक ग्रंथि होती है जिससे लसदार पदार्थ निकलता है। तो लार्वा अपने ऊपर वो लसदार पदार्थ लपेटता जाता है, ठीक। लपेट जाता है तो लार्वा क्या होता है, उसी के अंदर पैक हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर जब वो पूरा पैक हो जाता है तो उसी पैकेट को, जो जो पैक होता है उसी को क्या कहते हैं, जैसे ये देखिए यहाँ पे है ना, ये पैक हो गया। अब इसी को कोकून कहते हैं, ठीक। कोकून हो गया। कोकून में फिर जब ये इसका पूरा विकास हो जाता है, जैसे होता है ना अंडा, अंडे के अंदर जब पूरा विकास हो जाता है तभी तो मुर्गी बाहर आती है। तो वैसे ये कोकून के अंदर जब प्यूपा का पूरा विकास हो जाता है, ये एकदम वयस्क हो जाता है, तब ये काट उस अंडे को काट के या कोकून को काट के वो कीड़ा बाहर निकल जाता है, ठीक। यही है पूरा इसका रेशम कीट पालन का तरीका। अब आगे देखते हैं। कोकून से रेशम प्राप्त करना, ये क्या है, कोकून से रेशम प्राप्त करना। ये पूर्ण कोकून बन जाने पर इन्हें इकट्ठा किया जाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पूर्व ही कोकून को एकत्रित करके उन्हें पानी में उबलते पानी में 95 डिग्री सेंटीग्रेड से 97 सेंटीग्रेड तक लगभग 10 से 15 मिनट के लिए डाल दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेशम प्राप्त करने के लिए जो कोकून होता है, कोकून को इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो जो वयस्क कीड़ा होता है, ये रेशम कीट, उसके बाहर निकलने से पहले ही कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद उसको 95 से 97 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उबलते पानी में उनको उबाला जाता है 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक। इससे कोकून के चारों ओर लिपटे रेशों के बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है तथा रेशम के रेशे पृथक हो जाते हैं, ठीक है। अब उसमें कोकून में क्या होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, तो वो गर्म करते हैं, जब उबालते हैं तो वो पदार्थ निकल जाता है और हमको क्या मिल जाता है, रेशम, ठीक। इस प्रकार प्राप्त रेशम अधिक लंबे तथा उच्च कोटि के होते हैं। अब यहाँ देखिए इम्पोर्टेंट बात क्या है, ध्यान देने के लिए जो बात है वो देखिए। यदि प्यूपा से वयस्क कीट बन जाता है और वो कोकून से बाहर निकल जाता है, तो वह कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं, ठीक। काट के बाहर निकल आया, रेशम का कीड़ा बाहर निकल गया कोकून से। तो क्या होगा, ऐसे कोकून से प्राप्त रेशम की गुणवत्ता निम्न स्तर की होती है। इसीलिए कीड़े को बाहर निकलने से पहले ही कोकून को इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक। ऐसे ही फिर उसकी रेशे हमको मिल जाते हैं। फिर रेशम के रूप में उद्योग के लिए कोकून में से रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया में लगभग 4 से 8 कोकून के रेशों को एक साथ मिलाकर रेशम का धागा बनाया जाता है, ठीक। और फिर इनको, इन धागों की रंगाई करके रंग बिरंगे रेशम के धागे बनाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखते हैं, रेशम के कीट विभिन्न किस्मों से अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे रेशम के कीट से विभिन्न किस्मों के अलग अलग प्रकार के रेशमी धागे मिलते हैं, प्राप्त कर लेते हैं हम। ये धागे चिकनाहट, चमक, मजबूती आदि में भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। रेशम के धागे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई ज़्यादा चमकता है, कोई कम चमकता है, कि कोई रेशम का धागा ज़्यादा मजबूत होता है, कोई कम मजबूत होता है, ठीक। तो इस प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। सबसे प्रचलित रेशम शहतूत के रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इनके अतिरिक्त ओक, अरंडी आदि पेड़ों की पत्तियों पर पाए जाने वाले विभिन्न रेशम कीटों से टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम, एरी रेशम आदि प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। देखिए, रेशम
रेशम कीट के एक कोकून या कोया से 300 मीटर से लेके 900 मीटर तक लंबा रेशमी धागा निकलता है। अगला क्या है, 1 किलोग्राम रेशम प्राप्त करने के लिए 5,500 कोकूनों की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, रेशम कीट पालन में लगभग 1% कोकून से रेशम प्राप्त न करके उन्हें वयस्क रेशम कीट बनकर तैयार होने के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे रेशम निर्माण के लिए पुनः नया जीवन चक्र प्रारंभ कर सकें। ठीक, जैसे जितना भी रेशम कोकून मिलता है उनमें से 1% कोकूनों को उसी पेड़ों पे छोड़ दिया जाता है। उससे क्या हो, ताकि उनमें से जो कीड़े निकलते हैं वो कीड़े फिर से अंडे दें और फिर से पूरा जीवन चक्र शुरू हो सके। ठीक, चलिए आगे क्या है। अगला पॉइंट है, दैनिक जीवन में जंतु रेशों की उपयोगिता एवं महत्व। देखिए, दैनिक जीवन में हमको पता है, दैनिक जीवन में हम भेड़ से जो बाल आते हैं, जो ऊन निकलते हैं, उनसे हम रेशमी कपड़ा ऊनी कपड़ा सॉरी जो भेड़ों से बाल प्राप्त होते हैं उनसे ऊनी कपड़ा आदि हम बनाते हैं। वहीं रेशम के कीट से जो प्राप्त होता है रेशमी धागे, उनसे हम रेशमी वस्त्र बनाते हैं। तो ये तो हमारे दैनिक जीवन के उपयोग हो गए। ऊन की उपयोगिता हमें पता ही है। मनुष्य ऊन का उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल, लाई और लोई, टोपी, जैकेट आदि बनाने में करता है। ये हम सबको पता है। कालीन बनाते हैं, गलीचे बनाते हैं, आदि बहुत सी सामग्रियाँ बनाते हैं। अब रेशम की उपयोगिता भी पता है हमको। रेशम से बने वस्त्र हल्के, मुलायम, चमकीले, लचीले, मजबूत तथा टिकाऊ होते हैं। ठीक, रेशम क्या होते हैं, रेशम के कपड़े बहुत चमकदार भी तो होते हैं, लचीले होते हैं, एकदम मुलायम से होते हैं, उनको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब देखिए, रेशम से अन्य वस्तुएं जैसे पैरासूट, बुलेट प्रूफ कपड़े, ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले टाँके आदि भी बनाए जाते हैं। ठीक है, रेशम का उपयोग इन सब जगहों पे भी होता है। अब देखिए, अब ये हो गया। अब इसमें हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा ये देखते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, भारत में ऊन प्रमुख रूप से भेड़ की त्वचा के मुलायम बालों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला, भेड़ के अतिरिक्त याक, ऊंट, बकरी आदि के त्वचीय बालों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। अगला पॉइंट, भेड़ के बालों को ऊन के धागों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ऊन का संसाधन कहते हैं। ठीक, जिस प्रक्रिया से रेशों से हम ऊन बनाते हैं उसको ऊन का संसाधन कहते हैं। रेशम कीट के कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। ठीक, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों के पालन का विज्ञान सेरीकल्चर कहलाता है। यानी रेशम उद्योग को हम सेरीकल्चर कहते हैं। इस सेरीकल्चर के अंदर रेशम की पैदावार होती है। कोकून से रेशम के रेशे निकालने की प्रक्रिया रेशम की रीलिंग कहलाती है। ऊन से स्वेटर, शाल, कंबल, कालीन, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। रेशमी धागों से रेशमी बनारसी साड़ियाँ, घाघरा चोली, चूड़ीदार, शेरवानी आदि बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने इस पाठ में सीखा। अब देखिए, आपका अभ्यास प्रश्न आ गया। अभ्यास प्रश्न आप लोग खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया है। इस पाठ का पूरा PDF फाइल हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे आप लोगों को। आप लोग चाहेंगे तो डाउनलोड करके भी इस पूरी इकाई 2 को पढ़ सकते हैं और अभ्यास प्रश्न को भी आप उसी में से हल कर सकते हैं। हाँ, इस अभ्यास प्रश्न का हल अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन इस अभ्यास प्रश्न को पहले आप लोग खुद से हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग सब देख लीजिए। ये सब आप लोग खुद से हल करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो
अगली क्लास में। धन्यवाद।